सीलमपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में ममता और उसकी एक बेटी राधिका रहा करती थी। ममता एक जमींदार के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, लेकिन उसकी मालकिन फूलमती एक बेहद नकचड़ी और गुस्से वाली महिला थी। ऐसे ही एक दिन ममता फूलमती के घर काम करते हुए उससे बोलती है। मेम साहब, थोड़े पैसे दे दो, घर का राशन खत्म हो गया है। तू हर बार ऐसा ही करती है। इस बार महीना होने से पहले तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूंगी, तेरे घर में राशन हो या ना हो। मेम साहब, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग तो आप ही के सहारे हैं ना। ज़्यादा नहीं, बस 200 रुपये ही दे दीजिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझ गरीब का और मेरी बेटी का भला हो जाएगा। तुझे बोला ना कि तुझे महीना पूरा होने से पहले 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तुझे बात समझ नहीं आई क्या? जाकर अपना काम कर। यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग खराब मत कर। ममता के लगातार गिड़गिड़ाने के बाद भी फूलमती ममता की बातों को टालते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद ममता निराश होकर वापस से रसोई में अपना काम करने लगती है। दिन भर अपना सारा काम खत्म करने के बाद भी ममता को कहीं न कहीं फूलमती पर आस टिकी रहती है और वह शाम होने तक पैसे आने का इंतजार करती है। लेकिन फूलमती अपनी बात से टस से मस नहीं होती और ममता को खाली हाथ ही उसके घर लौटना पड़ता है। जैसे ही ममता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी राधिका पेट पर हाथ धरे बैठी है। तभी ममता उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी है? पेट में दर्द है क्या? माँ, सुबह से पेट में खाने का एक निवाला भी ना गया हो तो पेट तो दर्द करेगा ही ना। आप बताइए, आपकी मालकिन ने आपको पैसे दिए कि नहीं, या आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? अब मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि मेरी मालकिन ने मुझे कुछ नहीं दिया है। आज रात भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी साफ बता रही है कि आज भी आपकी मालकिन ने आपको पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं माँ, आप दुखी मत हो, हमें तो इस भूख से लड़ने की आदत हो गई है ना। राधिका इतना कहकर रसोई में जाती है और मटके से एक बड़ा ग्लास पानी निकाल कर पी लेती है, जिसके बाद वह जमीन पर अपना बिछोना बिछाकर सो जाती है। अपनी बेटी को भूखे पेट सोता देखकर ममता का दिल दुख से पसीज जाता है और वह रोती हुई दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन ममता की सहेली सरिता उससे मिलने उसके घर आती है। तभी ममता उसे सारी बात बताते हुए कहती है, सरिता, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरी मालकिन इतनी घमंडी है कि हम गरीबों का दुख दर्द तो समझती ही नहीं है। आज 2 दिन हो गए हैं मेरे घर में राशन खत्म हुए। अब कब से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मालकिन देने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज अपनी बेटी को ऐसे भूखा मरता नहीं देखा जाता मुझसे। ऐसी बात है तो उसकी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? क्या जरूरत है ऐसी जगह नौकरी करने की जहाँ पर मालिक अपने नौकरों की मदद भी ना कर सके, जरूरत पड़ने पर पैसे भी ना दे सके। लेकिन अगर मैं वो नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? हम दोनों माँ बेटी तो भूखे ही मर जाएंगे। अभी तो सहारा है कि महीने के आखिर में ही सही, लेकिन पैसे तो मिल ही जाते हैं। देख, तू नौकरी कर ही रही है तो भी दुखी है, नहीं करेगी तो भी दुखी रहेगी। इससे अच्छा है कि कुछ दिन दुखी रहकर कोई अपना काम देख ले। मैंने सुना है कि तुझे चाइनीज खाना बहुत अच्छा आता है और सबसे अच्छा तुझे चाउमीन बनाना आता है, तो तू अपनी चाउमीन की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? अरे सरिता, उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और मेरी मालकिन राशन के लिए पैसे नहीं दे रही। व्यापार के लिए पैसा कहाँ से देगी? और कुछ बोलूं तो काम से निकाल देने की धमकी भी दे देती है। एक काम कर, तू मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले और अपना काम शुरू कर दे। जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मुझे दे देना।
सरिता इतना कहकर अपने पर्स से ममता को कुछ पैसे निकाल कर देती है, जिन पैसों से अगले दिन सरिता मार्केट जाकर चाउमीन बनाने का सामान खरीद कर लाती है और अपना खुद का चाउमीन का एक छोटा सा ठेला लगाती है और चाउमीन बनाना शुरू करती है। वक्त गुजरता जाता है, ममता का चाउमीन का ठेला अच्छा चलने लगता है और धीरे धीरे सरिता का कर भी उतर जाता है। काफी वक्त बीत जाने के बाद जब ममता फूलमती के यहाँ काम करने नहीं पहुँचती तो फूलमती को एक अजीब सी चिंता सताने लगती है और ऐसे ही एक दिन फूलमती अपने मन में सोचती है, ममता आज काम पर नहीं आई, कहीं भूख के मारे दोनों माँ बेटी भगवान को प्यारे तो नहीं हो गए। वैसे तो ममता कभी छुट्टी नहीं करती, एक बार पता करती हूँ कि आखिर मांझरा क्या है। फूलमती इतना कहकर ममता के घर जाती है, जहां उसे लोगों से पता चलता है कि गांव में एक नया ठेला लगा है जिसकी मालकिन और कोई नहीं बल्कि ममता है। जिसे सुनकर वह बड़ा हैरान हो जाती है और तुरंत ममता के ठेले पर जाती है और देखती है कि वहां ममता चाउमीन बना रही है। तभी फूलमती उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम चाउमीन का छोटा सा ठेला लगाकर अपना घर चला सकती हो? देख लेना, कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में ही तुम्हारा ये काम तुम्हें ले डूबेगा, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों के यहाँ पर सिर्फ नौकर बनने के लायक हो, ना कि काम करने के। मालकिन, हम तो गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन जरा आप अपना सोचिए, अगर हम जैसे गरीब लोग ना हो तो आपका क्या होगा? आपकी सहायता कौन करेगा? कम से कम दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी मत दीजिए। मुझे तुम जैसे गरीब लोगों को बद्दुआ देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बद्दुआ है। तुम जैसे हजारों नौकर मिल जाएंगे मुझे। फूलमती इतना कहकर अपने घर चली जाती है और ममता वापस से अपने चाउमीन बनाने के काम में मगन हो जाती है। पूरे गांव में कोई भी फास्ट फूड का ठेला नहीं था, जिस वजह से ममता दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगती है। अब जो लोग ममता को गरीब और लाचार बोलकर धिक्कारा करते थे, वही लोग अब उसके हाथों की चाउमीन खाने के लिए लंबी लाइन में लगकर इंतजार करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जब फूलमती को सारा काम खुद से करना पड़ता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। साथ ही फूलमती को ममता की अहमियत का भी पता चल जाता है। ऐसे ही एक दिन फूलमती ममता के पास जाती है और कहती है, ममता मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा तुझे उल्टा सीधा बोला सुनाया, कभी भी तुझे वक्त पर पैसे नहीं दिए, कभी तुझे सहारा नहीं दिया। ममता मुझे माफ कर दी। मालकिन, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन मुझे ऐसे जलील ना करती और मुझे काम से निकाल देने की धमकी ना देती तो मुझे कैसे पता चलता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और फिर सरिता मेरी जिंदगी में आई और उसने भी एक नया उजाला दिखाया मुझे, वरना मैं तो हमेशा खुद को एक नौकरानी के भेस में ही देखती रहती। मुझे कभी नया रास्ता मिलता ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। आज मैं जो भी बन पाई हूँ आपके और सरिता की मेहरबानी से ही बन पाई हूँ। ममता की बात सुनकर फूलवती मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ सरिता भी आ जाती है, जिसके बाद फूलमती और सरिता दोनों ही बैठकर ममता के हाथ की बनी चाउमीन का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गरीब चाउमीन वाले की कहानी? आपको कौन सा फास्ट फूड खाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं और बताते रहें कि आप अपनी गॉसिप के लिए कैसी कहानियां देखना पसंद करेंगे। वसुंधरा की शादी मानिक नाम के लड़के से हुई थी। शादी के बाद वसुंधरा 3 बार गर्भवती हुई थी, लेकिन हर बार ही उसका बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता था, जिस बात से वसुंधरा की सास कोकिला और घर के सभी लोग उसे बेहद ताने दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन वसुंधरा की सास उसे कहती है, बहू, क्या कर रही है? इधर आ, मेरे पैर दबा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जी माँ जी, बस अभी आई,
वसुंधरा काफी देर तक कोकिला के पैर दबाती रहती है। सास ससुर की सेवा करते हुए तो तुझे मौत आ जाती है। इतने साल हो गए अभी तक माँ नहीं बन पाई। ना जाने कैसी पापन है तू कि तेरे बच्चे तेरे गर्भ में ही मर जाते हैं। अरे तेरे साथ बिहाई हुई सारी लड़कियां दो दो बच्चों की माँ हो गई हैं। माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब भगवान को मंजूर नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ज्यादा बकैती ना कर बहू, आ गई बात समझ में। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस साल तूने मुझे दादी होने का सुख ना दिया तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तू जहाँ मर्जी मर फिर। वसुंधरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है। हर कोई वसुंधरा को माँ ना बन पाने की वजह से खरी खोटी सुनाकर चला जाया करता। ऐसे ही एक दिन वसुंधरा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने पर पता चलता है कि वसुंधरा चौथी बार माँ बनने वाली है। इस बात को सुनकर घर में चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। तभी वसुंधरा का पति मानिक उसे बोलता है, देखना वसुंधरा, इस बार मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा ना कि तुम्हें पैर जमीन पर रखने नहीं दूंगा। सच में इस बार हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं, माँ जी को दादी और आपको पिता बनने का सुख दे सकूं। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं, तभी कोकिला वहाँ आ जाती है और बोलती है, देख बहू, ये तेरा आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का। अगर इस बार भी तू माँ नहीं बन पाई तो तुझे मेरी कही बात तो याद है ना? जरूरत ना पड़े मुझे दोबारा बताने की। इतना कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है। वसुंधरा को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसी प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। मौसम खराब होने की वजह से वसुंधरा को अस्पताल नहीं ले जाया जाता और घर में ही उसकी डिलीवरी का फैसला लिया जाता है। कुछ देर में एक दाई माँ घर पर आती है और वसुंधरा की डिलीवरी करती है। वसुंधरा एक किन्नर बेटी को जन्म देती है। दाई माँ ये बात कोकिला को बताती है तो कोकिला माथा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय, कैसी मनुष्य को अपने घर की बहू बना लिया। कुलक्षणी, पहले 3 बच्चों को खा गई, अब चौथा पैदा किया तो किन्नर कर दिया। समाज में कलंक कहलाएगा उसका ये बच्चा। हे भगवान, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरी बहू ने एक किन्नर को पैदा किया है। नहीं नहीं, किसी को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। इस किन्नर को तो मैं आज रात ही इस दुनिया से अलविदा करवा दूंगी। रातों रात इस बात को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर कोकिला जल्दी से वसुंधरा के पास जाती है, जहाँ वसुंधरा अपनी नव जन्मी किन्नर बच्ची को अपने गले से लगाए बैठी थी। तभी कोकिला उससे कहती है, अरे कुलक्षणी, शर्म नहीं आती किन्नर बेटी को पैदा करते हुए? अरे किस बात का बदला ले रही है हमारे खानदान से? इधर दे इस पाप को, इसका गला घोट के मार दूं मैं। नहीं माँ जी, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। अरे कैसी माँ है आप? आपकी ममता को शर्म नहीं है एक बार भी ये सब बोलते हुए? किन्नर है तो क्या हुआ, बच्ची है मेरी। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। अरे डायन, अगर कोख में सांप पल रहा हो ना तो वो जहर ही उगलता है, रस नहीं उगलता। इस पाप को मैं अपने घर में कभी नहीं पनपने दूंगी। अगर इस किन्नर को तुझे पालना है तो जा दफा हो जा मेरे घर से। आज से तू मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए मर चुकी है। कोकिला बेरहमी से वसुंधरा को घर से निकाल देती है। वसुंधरा जहाँ भी जाती, हर कोई उसे किन्नर बेटी की वजह से जलील करता। कई रातें सड़कों और फुटपाथ पर बिताने के बाद आखिरकार वसुंधरा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल जाता है, जहां वसुंधरा अपनी बेटी को बड़ा करती है और आसपास के लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी का लालन पालन करती है। अपनी किन्नर बेटी का नाम वो मिष्टी रखती है और उसे पढ़ाना लिखाना भी शुरू करती है। आसपास के लोग मिष्टी को अजीब अजीब तरीकों से चिढ़ाया करते। कोई उसके आगे ताली बजाता तो कोई उसे पैसे देकर सीटी बजाता। ऐसे ही एक दिन मिष्टी इन सब से परेशान होकर घर आती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, मिष्टी, तुम ऐसे उदास क्यों हो बेटा? माँ,
मैं किन्नर हूँ तो क्या लोग मेरी इस तरह से बेकदरी करेंगे? मेरी कोई इज्जत नहीं है। मुझे कोई देखकर ताली बजाता है, कोई सीटी मारकर पैसे दिखाता है। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरी माँ है माँ। मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है आपने। आपने तो मुझसे कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हर कोई आप जैसा क्यों नहीं होता माँ? बेटा, अगर दुनिया में हर कोई माँ बन पाता तो किसी और रिश्ते का मोल ही क्या होता? और बेटा, मैं माँ हूँ, तू मेरा हिस्सा है। तू क्या बनकर इस दुनिया में आई है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये सच है कि तू मेरी बेटी है और तुझे अपनी पहचान बनानी है। इन लोगों को बोल कर नहीं, अपनी हस्ती ऊंची उठाकर जवाब देना है। इतना कहकर वसुंधरा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वसुंधरा दिन रात मेहनत करके मिष्टी को अच्छे से पढ़ाई करवाती है और उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाती है। मिष्टी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर देती है और ऐसे ही एक रोज वसुंधरा के घर के बाहर किन्नरों की टोली आती है। हाय हाय, अरे हम तो जानते हैं लेकिन तो नहीं जानते। अरे कोई तेरे बेटे से शादी नहीं करेगा। भले ही तूने उसे जन्म दिया है पर कोई उसका हाथ नहीं थामेगा। हाय हाय, अरे शामिल कर दे उसे हमारी टोली में। यही है उसकी पहचान, ताली बजाना, बधाइयां लेना, नाचना गाना। हाय हाय। लक्ष्मी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ हाथों में अपनी डिग्री लिए मिष्टी आती है और बोलती है, आप लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, समझे आप? मुझे मेरी माँ के साथ रहने का कानूनी हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं ले सकता। अरे माँ की ममता क्या होती है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग ही बधाई देते हैं ना कि तेरा घर भरा रहे, तेरी कोख भरी रहे। फिर मेरी माँ से उसकी ममता क्यों छीन रहे हैं आप लोग? मेरी माँ की ममता का सबूत ये डिग्री है और मेरी पहचान मेरे किन्नर होने से नहीं बल्कि डॉक्टर मिस्टी से है। जी देखिए, मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, पर हम लोग ही अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? मैं आप लोगों की भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आप मेरी ममता को समझो। मैंने अपनी 3 औलादों को खोने के बाद मिष्टी को पाया है। वो जिस भी रूप में मुझे मिली है मुझे मंजूर है। आज समाज में हर कोई तरक्की कर रहा है तो फिर किन्नर क्यों नहीं? हमेशा नाचना गाना है और बधाई देना है, किन्नर का पेशा क्यों बना रहे? और अगर एक किन्नर मिसाल बनकर सामने आएगा तो आने वाले लाखों किन्नरों की जिंदगी सुधर जाएगी। हाय हाय वसुंधरा, तेरी बातों ने तो दिल मोह लिया लक्ष्मी का। अरे मिस्टी बेटा हमेशा खुश रहे। अरे नाचो गाओ खुशी मनाओ, हमारी मिस्टी डॉक्टर बनी है, डॉक्टर। हाय हाय। इतना कहकर लक्ष्मी और उसकी टोली वसुंधरा के घर के बाहर गाना बजाना शुरू करती है। अब मिष्टी की डॉक्टर मिष्टी के नाम से पहचान बन गई थी। समाज में अब वो किन्नर नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से पहचानी जाने लगी थी। तो देखा दोस्तों, कितनी ताकत होती है एक माँ की ममता में। अगर माँ चाहे ना तो अपने बच्चे को संवार भी सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। गर्मी का मौसम सावन की तरफ मुड़ गया था। लगातार तेज बारिश के साथ हवा चल रही थी। सभी लोग अपने अपने तरीकों से बारिश का खूब मजा उठा रहे थे। अमित भी अपने पक्के घर में खिड़की के पास अपने कमरे में बैठा अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, मोनिका देखो, क्या जोरों की बारिश है। अपने हाथों के गरम गरम प्याज के पकौड़े खिला दो, मौसम में चार चार लग जाएंगे। बस यही है आपका भी। बारिश हुई नहीं कि पकोड़े ले आओ। अरे ये बारिश का मौसम है, अब तो हर दिन ही बारिश होगी, तो क्या रोज रोज पकोड़े खाओगी? मेरी प्रिय धर्मपत्नी, अगर रोज बनाकर दोगी तो रोज खा लेंगे, कोई मनाही नहीं है। अच्छा जी, पागल कहेंगे। हाय, पागल तो आपके प्यार में है मेरी जान। अमित की बात सुनकर मोनिका हंसने लगती है और रसोई में जाकर जल्दी से गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, चटनी और चाय बनाकर ले आती है। दोनों पति पत्नी चाय पकौड़े का मजा लेने लगते हैं। तभी घर की डोरबेल बजती है। मोनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने फटे हाल बारिश में भीगी ठंड से कपकपाती हुई मोनिका की नौकरानी मेघा खड़ी थी।
जिसे देख मोनिका कहती है, अरे मेघा, तुम इतनी बारिश में आज छुट्टी कर लेती। नहीं नहीं मालकिन, छुट्टी नहीं कर सकती। इस काम से ही तो मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। अरे पर चलो, तुम अंदर जाओ, पहले थोड़ा सुखा लो खुद को, फिर काम पर लगना। जी मालकिन। मोनिका के कहने पर मेघा खुद को सुखाकर काम में लग जाती है। तभी रसोई की साफ सफाई करते हुए मेघा को कुछ खाली डब्बे मिलते हैं और वह मोनिका से कहती है, मालकिन अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं ये खाली डब्बे अपने साथ ले जाऊं? मुझे इनकी बहुत जरूरत है। हाँ मेघा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जरूरत का सामान चाहिए हो तो ले जा। और सुन, वहाँ थोड़े चावल रखे हैं डब्बे में, वो भी ले जा, बनाकर खा लेना। अच्छा। मोनिका की बात सुनकर मेघा खुश हो जाती है। बाहर बारिश लगातार बरसती जाती है। शाम का काम खत्म कर मेघा जल्दी से खाली डब्बे और चावल का डब्बा लेकर अपने टूटे फूटे मकान में आती है, जहां नाली का गंदा पानी लगातार बारिश होने की वजह से घर में आ रहा था। बारिश होने की वजह से पूरा घर टपक रहा था। मेघा की बेटी सोना और मोना दोनों ही घर से गंदा पानी बाहर निकाल रही थी। घर में पानी आने की वजह से चूल्हा चौका और थोड़ा बहुत जो राशन का सामान था सब बर्बाद हो गया था। तभी मेघा कहती है, अरे बेटा बस भी करो, तुम दोनों सुबह से इस काम में लगी हो, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं कर लूंगी। देखो मैं मालकिन के यहाँ से ये डब्बे लेकर आई हूँ, इन्हें वहाँ वहाँ रख दो जहाँ से टपक रहा है, कुछ तो राहत मिल ही जाएगी। जी माँ, जैसा आप कहो। अपनी माँ की बात सुनकर सोना मोना वैसा ही करती है। वहीं बारिश भी हल्की पड़ जाती है और घर में पानी आना बंद हो जाता है। तभी सोना कहती है, माँ यहाँ पानी तो बंद हो गया, पर हम बैठे कहाँ माँ, सोए कहाँ? हमारे तो कपड़े खाना सब गीला हो गया। जो एक दो सूखी रोटी पड़ी थी वो भी अब बारिश में बह गई। हम अब क्या करेंगे माँ? ये देखो माँ कैसे नीले पड़ गए हैं हाथ, इस पानी और बारिश से जदोजहद करते करते। मैं सब जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम दोनों पर क्या बीत रही है। बेटा ये बारिश हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है, इसका मजा तो बस अमीर लोग ही ले सकते हैं। हम गरीबों को तो बस ये बेसहारा करके उजाड़ सकती है। इस टूटे फूटे मकान पर अगर यूं ही बारिश पड़ती रही तो ये तो ढह ही जाएगा। माँ, तो हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसे ही भूखे ठंड में कांपते हुए मर जाएंगे? नहीं बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है कुछ नहीं होने देगी, तू चिंता मत कर। इतना कहकर मेघा मोनिका का दिया चावल का डब्बा खोलती है और कच्चे चावल अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, बेटा माफ कर देना अपनी माँ को जो आज तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। बेटा हमारा चूल्हा चौका तो सब इस बारिश ने बहा दिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नया चूल्हा बना सको। बस इन कच्चे चावलों को खाकर तुम अपने पेट को थोड़ी तसल्ली दे लो। अपनी माँ की बात को समझते हुए और अपने हालातों को देखते हुए सोना मोना बिना किसी सवाल के कच्चे चावल खा लेती है, जिसके बाद वह जैसे तैसे अपने गीले बिछोने गीली जमीन पर बिछाकर सो जाती है। वक्त गुजरता जाता है पर बारिश कम होने का नाम नहीं लेती। लगातार दिन रात कभी तेज तो कभी धीमी बरसातें होती जाती है। मेघा के घर के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। गीले कपड़ों में लगातार रहने की वजह से उसकी दोनों बेटियां बुखार की गिरफ्त में आ जाती हैं। दूसरी तरफ मोनिका और अमित बारिश का खूब मजा लेते हैं। कभी वह रील्स बनाते, कभी फोटो लेते, तो कभी कुछ न कुछ करते ही रहते। अमीर हो या गरीब, बारिश हर किसी पर अपना अपना रंग दिखा रही थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका अमित से कहती है, जी कितने दिन हो गए मेघा काम पर नहीं आई, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इतनी बरसात में भी कभी उसने छुट्टी नहीं की और अब वो आ नहीं रही। हाँ ये तो है, बारिश भी तो बंद नहीं हो रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं उसके घर के हालात कैसे हैं। जी मुझे लगता है हमें एक बार मेघा का पता ले लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारी जरूरत हो।
इतनी बातचीत करके दोनों पति पत्नी फटाफट से बरसाती पहनकर जहां पर मेघा रहती थी, वह देखते हैं कि मेघा जिस कॉलोनी में रहती है वहां के सभी घरों में लगातार बारिश का गंदा पानी जा रहा है। लोग धमाधम अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। कई मकान तो बारिश की मार की वजह से मलबे का ढेर हो गए हैं। कुछ लोगों से पूछने के बाद अमित और मोनिका को मेघा का पता मिल जाता है और वह उसके घर पहुंचते हैं, पर वह देखते हैं कि बारिश की वजह से मेघा का मकान भी ढह चुका है। बुखार में तड़पती हुई उसकी दोनों बेटियां अपने फटे कपड़ों से अपने बदन को ढक रही हैं और अपने टूटे मकान को देखकर मेघा रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर क्यों क्यों तो हम गरीबों पर बरसात की इतनी मार कर रहा है। एक तरफ अमीर लोग हैं जो अपने पक्के मकानों में बैठे बारिशों का मजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम गरीब लोग हैं जिनका आशियाना तूने छीन लिया अपनी इस बरसात से। अरे, बरसात से मारने से तो अच्छा है कि तू यूं ही हमारी जान ले ले। न बदन ढकने के लिए सूखा कपड़ा है, न सर ढकने के लिए मकान ही छोड़ा है। इस बारिश ने सब छीन लिया हमसे, बर्बाद कर दिया हम गरीबों को इस बारिश ने। मेघा की बात सुनकर मोनिका उसके पास जाती है और सहानुभूति दिखाते हुए बोलती है, मेघा, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना। देखो, मुझे और अमित को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हें पूछते पूछते यहाँ तक चले आए और यहाँ आकर देखा तो ये सब हो गया। तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत थी, तुमने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं क्या कहती मालकिन, इस बरसात से हर साल यही हाल होता है हमारा। अरे, इतनी मेहनत से मैं अपना टूटा फूटा घर घरौंदा फिर से सही करती हूँ, लेकिन ये बारिश कुछ ही मिनटों में सब तबाह कर देती है। यही तो फर्क होता है अमीरों और गरीबों पर बरसात का। हमारा सब बर्बाद हो जाता है और वहीं बड़े लोग बस मजा लेते रह जाते हैं। अरे, हर बार मदद के लिए आखिर कौन आता है? मेघा देखो, जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जब तक बरसातें बंद नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे साथ रहोगी। और हाँ, बरसातों के बंद होने के बाद मैं और अमित तुम्हारे लिए एक पक्के मकान का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? इतना कहकर मोनिका मेघा और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ घर ले जाती है, जहां वह सबसे पहले मोनिका और उसकी बेटियों को खाना खिलाती है, साथ ही उन्हें अच्छे कपड़े देती है, जिसके बाद वह सोना और मोना का इलाज करवाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बरसातों का मौसम ढल जाता है, जिसके बाद मोनिका और अमित मेघा के टूटे फूटे घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाते हैं और वहां 5 माले की बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं, जहां मेघा के साथ साथ कई और मेघा जैसे परिवारों को बारिश से बचने के लिए अपना आशियाना मिल जाता है। और मेघा मोनिका का धन्यवाद करते हुए कहती है, मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे साथ साथ मेरे जैसे कई परिवारों का रहने के लिए घर बना दिया। अब कोई भी बरसात की मार, भूख या बीमारी से नहीं मरेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालकिन, भगवान आप पर भी हमेशा बारिश करे, लेकिन बस खुशियों की। मेघा की बात सुनकर मोनिका उसे गले लगा लेती है और अब किसी भी बारिश में मेघा और उसकी बेटियों को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, हम भी आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि यदि आप बरसात में या किसी अन्य मुश्किल में पड़े किसी की मदद कर देंगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि किसी का जीवन संवर जाएगा। और मदद करने से कभी अपने कदम पीछे ना रखें। और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी गॉसिप के लिए आगे कौन सी कहानियां देखना पसंद करेंगे।